वापस लेके आपके सामने। तो क्वेश्चन ये है, सबसे पहला क्वेश्चन, पहला तो नहीं है ये क्योंकि एक पार्ट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये उसके बाद का कंटिन्यूशन में वीडियो है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है जो सेकंड पार्ट है, उसमें 2 बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ r। तो 2 मास है, इनमें से एक है m, दूसरा मास है 9m, और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आपको दे रखी है, वो कितनी है बच्चों, वो है r। ठीक है, आपको पूछा है ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑन द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज। आपको इस लाइन पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल बताना है, कहाँ पर, वेयर द ग्रेविटेशन फील्ड इक्वल टू 0। ठीक है, जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि इस लाइन पे आखिरकार ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, कहाँ पर, जहाँ पर ई की वैल्यू 0 हो। तो ई की वैल्यू मैं मान लेता हूँ इससे एक्स डिस्टेंस पर कहीं पर 0 है। यदि इससे एक्स डिस्टेंस है तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस एक्स। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट है। तो एम मास इसको या इस जगह पे कैसा पोटेंशियल होगा, इसकी तरफ खींचता हुआ, और 9m की तरफ ऐसे इधर खींचता हुआ। ठीक है, ये होगा। ओके बच्चों, इस जगह पे m की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, जी एम अपॉन यहाँ से डिस्टेंस x का स्क्वायर। इस जगह से जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जी एम अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो x यहाँ से डिस्टेंस कितनी इस पॉइंट की, आर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये z से z तो कट जाएगा, जी m से m भी कट जाएगा, आर वाई एक्स अपॉन एक्स का जो होल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9। तो यहाँ से r माइनस एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी +-3। तो एक बार +3 लेके देखते हैं, एक बार -3 लेके देखते हैं क्या कमाल हो पाता है। तो r माइनस एक्स की वैल्यू मैं पहले प्लस ले रहा था, तो +3 हो जाएगी। तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x की वैल्यू आ जाएगी r। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी r/4। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी r/4। यदि मैं -3 वैल्यू लेता, तो r माइनस एक्स की वैल्यू कितनी रहती है, -3x, और फिर -2x की वैल्यू आती, r x की वैल्यू कितनी आ जाती, माइनस r/2। तो x की वैल्यू -r/2, समझ रहे हो ना। अब मैंने इस जगह से डिस्टेंस कंसीडर करी है, तो माइनस तो इधर पहुँच गया ना, माइनस तो इधर पहुँच गया। और इधर कभी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं, ई की वैल्यू, ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ कभी भी 0 इधर हो नहीं सकती है, ग्रेविटेशन फील्ड कभी भी 0 इधर हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि भाई m मास भी इस पे इधर फील्ड लगाएगा, और 9m मास भी इस पे इधर फील्ड लगाएगा, तो 0 कैसे होगी। तो मतलब ये माइनस वाली वैल्यू अपन कंसिडर नहीं कर सकते। तो आखिरकार x की वैल्यू कितनी है, r/4। तो यहाँ से यदि ये डिस्टेंस r/4 है, तो इधर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस r/4, और r माइनस r/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4r। ये वैल्यू हो जाएगी 3/4r। तो आपको डिस्टेंस तो मिल गई दोनों पॉइंट से। m मास से वो पॉइंट कितना दूर है, r/4, और इससे कितना दूर है, 3/4r। इस जगह पर अपने को पोटेंशियल निकालना है, तो वेरी वेरी इजी। मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ VO। तो O पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। एक तो m मास की वजह से होगा, m मास की वजह से कितना होगा, -gm अपॉन यहाँ से डिस्टेंस कितनी, r/4। फिर 9m की वजह से कितना होगा, g इंटू 9m अपॉन यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, 3r/4। ठीक है, अब ये कोई आपको एकदम बच्चों वाला सवाल हो गया, सिर्फ मैथमेटिक्स से, -4gm अपॉन r, और ये कितना हो जाएगा, -4 × 9gm अपॉन 3r। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लेना, यही आपका पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट पर। कौन सा पॉइंट है ये, जहाँ पर ई की वैल्यू मतलब ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0। उस पॉइंट पे आपने क्या निकाल दिया, पोटेंशियल की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल के बारे में आपको ये नहीं सोचना होता कि ये इधर होगा ये उधर होगा, नेट के लिए नेट निकालना, कुछ नेट नहीं निकालना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो उसको डायरेक्टली ऐड करना है, डायरेक्शन वगैरह नहीं देखनी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ग्रेविटेशन फील्ड द ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज गिवन बाई, ग्रेविटेशन पोटेंशियल आपको दिया गया है क्या है, V = -k/x। ये आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, आपसे पूछा गया है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। आपको ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो आपको ये वाला रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको पढ़ाते टाइम ई और वी में जो रिलेशन वाला वीडियो, इसमें बहुत बढ़िया तरह से, बेहतरीन तरह से बता चुका हूँ। अब आपको ई dy/dx मतलब जो अपने पास से चीज़ है उसका सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो माइनस तो पहले बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। k/x का डिफ्रेंशिएशन करना है भाई, k/x का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो k/x का मतलब समझ रहे हो, kx⁻⁻1। तो k तो कांस्टेंट है, x की पावर -1, x की पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों, n x⁻n-1। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, -1। तो -1 x की पावर -1 -1।
तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है k-1 और x की पावर -2, ये वैल्यू आ रही है आपके पास। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन फाइनली कितना आ रहा है -k/x²। समझ रहे हो? तो ई की वैल्यू अपने पास ये आ गई। अब वो किसी भी पॉइंट पे वैल्यू पूछ ले, आप इजीली बता सकते हो। तो इसने पूछिए ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 2,0,3, इस पॉइंट पे पूछिए 2,0,3। तो इसमें सिर्फ x की टर्म है, तो x की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी -k/2 का स्क्वायर मतलब 4। y और z तो है ही नहीं, तो सिर्फ यही पुट कर सकते हो। तो ई की वैल्यू -k/4 इसका आंसर है। कौन सा स्वर है? आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम। ठीक है, बॉडी का मास 60 ग्राम है। यदि केजी में देखें तो बॉडी का मास हो जाएगा इतना, एम की वैल्यू हो जाएगी 60 × 10⁻³ kg, 1 किलोग्राम। ठीक है, समझ गए कितना होता है? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने केजी में इसका मास निकाल लिया। ग्रेविटेशन फोर्स ऑन ऑफ इतना, इस पर जो फोर्स की वैल्यू लग रही है वो कितना कितना फोर्स लग रहा है? इतना। तो आपको क्या बताना है? व्हेन प्लेस्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, इसको इस मास को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्लेस किया जाए तो इस पर इतना फोर्स लगता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो दोस्तों, क्या आपको ये रिलेशन पता है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? तो यदि आपके टूथपेस्ट में नमक है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशन फील्ड में और ग्रेविटेशन फोर्स में ये रिलेशन होता है। ग्रेविटेशन फील्ड और ग्रेविटेशन फोल्ड में ये फोर्स में ये रिलेशन होता है। तो यहाँ से ग्रेविटेशन फील्ड की मतलब फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी F/m। एफ आपको दे रखा है 3 न्यूटन है, मास आपको दे रखा है इतना है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 1/20, और जब 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये 20, वैल्यू आ जाएगी 50। तो आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी 50। और यूनिट आपको अपने पास लिखनी, अपने आप लिखनी है। वैसे बताओ ना, N/kg, क्योंकि न्यूटन फोर्स की यूनिट है, kg इसकी, तो N/kg इसकी यूनिट हो जाएगी। क्योंकि अपन ने मास किस में रखा है? kg में रखा ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर आएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच करनी थी, लेकिन लिस्ट ही गायब है। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 4 चीज़ें आपसे पूछी गई थी। पहला ये, सेकंड है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE लिख देता हूँ इसको। थर्ड है आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V, और फोर्थ है आपके पास बच्चों फील्ड इंटेंसिटी, जिसको अपन E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो जाएगा G। तो भाई आपको यूनिट कैसे निकालनी है? फोर्स आप जानते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G/m/r²। यहाँ से आपको फोर्स की पता है भाई? फोर्स की भाई बता दे, अरे बच्चे बता दे। mL/t-2, क्या यही होती है? क्या यही होती है डायमेंशन? बिल्कुल यही होती है। जी की डायमेंशन निकालनी है, एम और एम का स्क्वायर है मतलब मास का स्क्वायर, आर मतलब एल का स्क्वायर। इसको उधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो जी की जो बचेगी अपने पास mL/t-2। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा इधर एल स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर। तो यहाँ से जो जी की अपने पास यूनिट आएगी एम, जब एक एम की पावर ऊपर है, यहाँ से जब ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगा। 1 -2 मतलब -1, और एल की पावर आ जाएगी 3। 2 ये रहा, 1 ये रहा, 3, और ये t-2 रहेगा। तो ये यूनिट हो गई यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की। नाम मात्र का ही कांस्टेंट है, लेकिन इसकी यूनिट होती है। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला दोस्तों शास्त्रों के अनुसार G/m/r। जी की यूनिट अभी अभी देखी अपन ने, जी की यूनिट अभी अभी देख चुके हैं। ठीक है, एम और एम मास तो मास है, तो इसकी हो जाएगी मास का स्क्वायर अपॉन आर, आर मतलब एल। ठीक है, तो ये मास इस पे पावर 2 है, इधर पावर 1 है, तो इधर पावर बचेगी 1। ये ऊपर एल की पावर 3 है, नीचे एल 1 है, तो ऊपर पावर बचेगी 2। इसकी यूनिट हो जाएगी ये। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट ये हो जाएगी m1L2T-2। तो सेकंड वाला भी सॉल्व। वी जो है, वी का फॉर्मूला होता है G/m/r। ठीक है, जी की यूनिट मुझे पता है m-1L3T-2। यदि जी निकाल दिया तो भाई इजीली मास मतलब m अपॉन ये l। ठीक है, ये डिस्टेंस मतलब लेंथ होती है ना, इसकी यूनिट लेंथ वाली कंसिडर करते हैं ना आर के लिए। तो यहाँ से भाई m के लिए आपको क्या समझ आ रहा है? देखो m के लिए जो चीज़ समझ में आ रही है आपको, m के लिए देखो m तो चला जाएगा, क्योंकि इधर -1 इधर +1, तो m की पावर तो 0 आएगी। ठीक है, m की पावर तो आपके पास आ जाएगी 0। और l की बात करें अपन, तो ऊपर l की पावर 3 है, नीचे l1 है, तो l स्क्वायर बचेगा, और t की पावर -2। तो भाई ये यूनिट हो जाएगी आपके पास किसकी? पोटेंशियल की। यही यूनिट अब देखो E
ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, Gm/r², यही होता है भाई, यही होता है। तो सिर्फ पोटेंशियल में एक लेंथ की यूनिट और आ गई ना नीचे, r×r भी तो लिख सकता हूँ इसको, r² को। तो ये इसको मैं v/r लिख दूँ, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था वो v था, v के अपॉन में यदि मैं r कर दूं तो ये सी की, सिर्फ ये डायमेंशन वगैरह निकालने के लिए, वैसे फॉर्मूला निकाल लेना इसका। तो भाई जो फॉर्मूला अपने पास इसके लिए आया है, जो फॉर्मूला इसके लिए आया है वही फॉर्मूला मैं सिर्फ यदि r नीचे, देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला, ये किसका, पोटेंशियल का बन रहा है, जो यूनिट में अभी निकाल सकता हूँ m0 L2t-2, नीचे सिर्फ r बचा है एक्स्ट्रा, तो नीचे l का डिवाइड कर देता हूँ, तो आएगी L_t-2। दोस्तों क्या आपके टूथ पेस्ट में नमक है या नहीं, ये किसकी यूनिट है दोस्तों, देखो समझो सोचो, ई किसकी यूनिट लग रही है आपको भाई, ये एक्सिलरेशन की यूनिट है, एक्सिलरेशन की यूनिट है। तो दोस्तों इससे क्या पता चल रहा है आपको, क्या इससे एक्सिलरेशन का कोई रिलेशन है, जो ग्रेविटेशन फील्ड होता है क्या वही एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होता है क्या, आ रहे हैं, समझो सोचो समझो, पता करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, द वर्क डन टू रेज ए मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट h विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, आपको वर्क डन बताना है, यदि आप एक मास m को जो कि अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, इसको ऊपर h हाइट ले जाते हो, और h हाइट की वैल्यू भी दे रखी है बच्चों आपको, h हाइट की आपको वैल्यू भी दे रखी है, विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो जो h हाइट की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, ठीक है। अब आप दो काम कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए आपको उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी राइज होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि आप इसको धीरे धीरे ले जा रहे हो, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, तो 0.2 की पोटेंशियल एनर्जी और 0.1 की पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी 0.2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 0.1 का जो डिफरेंस होगा वो उतना वर्क करोगे तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट कितनी हो जाएगी, Gm/m/r, इसकी डिस्टेंस लेते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, अर्थ के सेंटर से, तो इसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर 2r। इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो -Gm इसका मास, m कैपिटल M अर्थ का मास अपॉन इसकी यहाँ से ये, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेना बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना बच्चों, और आपकी बस दोस्तों पता चल जाएगा आपका कि आपको आखिरकार माइनस के साथ आएगा, लेकिन माइनस ऑलरेडी इसमें है, m/r, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आखिरकार, तो इस माइनस को हटा देता हूँ। तो यहाँ से जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो वर्क डन आपको कितना करना पड़ेगा, Gm/r। क्या इस Gm की जगह दोस्तों, क्या g का फॉर्मूला, स्मॉल g का फॉर्मूला आपको पता है, Gm/r², अर्थ की सरफेस के लिए, अर्थ की सरफेस पे जो g का फॉर्मूला होता है Gm/r², तो यहाँ से g इंटू कैपिटल M अर्थ का मास है, तो कैपिटल M और g के मल्टीप्लिकेशन को क्या अपन gr² लिख सकते हैं, इंटू मास m अपॉन r है ही, तो यहाँ से जो वर्क डन आपको करना पड़ेगा mgr। क्या मैं सही कर रहा हूँ, तो मैं सही नहीं कर रहा हूँ, ये 1 है, ये आधा है, एक में से आधा जाएगा तो ये 1/2 बचेगा दोस्तों ये 1/2 बचेगा, तो mgr/2 इतना वर्क करना पड़ेगा। इसको निकालने का एक और तरीका है दोस्तों इसको निकालने का एक और तरीका, यदि आपके दिमाग में वो आ रहा हो तो, यदि किसी V2 माइनस V पोटेंशियल एट 0.2 माइनस पोटेंशियल एट 0.1 निकालने का तरीका होता है कि आप वर्क डन निकालो 0.1 से 0.2 तक मास को ले जाने का, डिवाइडेड बाई उस मास से उसको डिवाइड कर दो, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था। तो वर्क डन 1 से 2 तक जाने का हो जाएगा m इंटू V2 माइनस V1। क्या ये कर सकती हो आप? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक छे कि नहीं छे, तो यहाँ से m, तो मास हो जाएगा इसका, पोटेंशियल एट 0.2 ड्यू टू अर्थ कितना हो जाएगा, -Gm/r, r यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी मतलब 2r, माइनस पोटेंशियल एट 0.1, तो माइनस के साथ ही आएगा वो, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा Gm अपॉन ये यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू r, तो ये वही वैल्यू आएगी जो कि मैंने इस दूसरी तरीके से निकाल ली है। सोचने का अंतर है, सोचने का अंतर है भाई, क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल, यदि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, कि आपको यदि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मतलब V2 माइनस V1 चाहिए, तो आप क्या करो, एक छोटे से मास को 0.1 से लेके 0.2 तक लेके जाओ, तो जितना काम करना पड़ेगा
डिवाइडेड बाई जिस मास को लेके जा रहे हो उसका यदि डिवाइड कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो यदि मुझे वर्क डन निकालना हो तो मास का मल्टीप्लाई ना कर दूँ इसके साथ, तो मेरे पास वर्क डन निकल जाएगा, और वर्क डन इसने पूछा था। तो दो अप्रोच है, एक तो इस तरह से कर सकते हो, एक आपको पता है कि 1 से 2 तक जाने में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना ही वर्क डन मुझे करना पड़ेगा ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, एट वॉट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड वैल्यू ऑफ जी आर इतनी। अच्छा, तो आपसे बोला है कि अर्थ से कितनी हाइट ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी कि v की वैल्यू कितनी होती है, -5.4 इंटू 10⁻⁷ जूल पर केजी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी हाइट पर इतना होता है, और कितनी हाइट पर जो जी की वैल्यू है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा द्विग्रम। तो ये यहाँ से अर्थ की सरफेस तक की हाइट मैं मानता हूँ कि यहाँ से एच हाइट पर ऊपर जब मैं चला जाता हूँ, इस जगह पर पोटेंशियल की वैल्यू ये है और इस जगह पे जी की वैल्यू ये हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अर्थ की सरफेस पे वैल्यू कितनी होती है 9.8, तो ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होनी है, और हो भी गई देखो। तो पहले जी के लिए लिख देते हैं, तो जी डैश हो गया, ये जी नहीं है, ये जी डैश है, क्योंकि अर्थ की सरफेस। ये वैल्यू कैसे निकलती है हाइट के साथ, इसमें वेरिएशन क्या होता है, जी डैश इक्व टू जी 1 + HYR का स्क्वायर। क्या ये बात आपको पता है? ये बात आपको पता है? जी बल पता है ना, पता है। ठीक है, ये बात आपको पता है ना, जी डैश की वैल्यू ये हो जाती है, जी डैश इक्व टू जी अपॉन 1 + HYR का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से जी डैश की जो वैल्यू है, अच्छा जी डैश की वैल्यू आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हो, जी डैश की वैल्यू आप दूसरी, तो जी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, GM/R², GM/R², तो GM की जगह GM R + H का स्क्वायर, ये कर सकते हो आप, ये फॉर्मूला। तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। v की वैल्यू आप देखें, v की वैल्यू साइड पे कितनी होगी, तो v की मैग्नीट्यूड की बात करी इसने बोला है कि v का मैग्नीट्यूड की बात करी इसने, v का मैग्नीट्यूड। यदि अपन मैग्नीट्यूड बात करेंगे, यदि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, मॉड लग जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा अपना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -GM/R। ठीक है, -GM/R ही लेते हैं, चलो, -GM/R की जगह R + H, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, -5.4 इंटू 10⁻⁷, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो GM/R + H की जो वैल्यू आ रही है बच्चों, वो आ रही है 5.7 इंटू 10⁻⁷। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लूँ। अपने पास दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, और यहाँ पर जी की वैल्यू भी दे रखी है, एच हाइट ऊपर जाने पे 6 वैल्यू ये रही। तो ये दोनों वैल्यू आपके पास हैं, और अर्थ की रेडियस भी आपको बता रखी है, वो होती है 6400 किलोमीटर या फिर इतना मीटर। आपके पास, आप इन दोनों का क्या ले लेना, रेशो ले लेना। तो GM से GM तो कट जाएगा, तो मैं रेशो लेके दिखाऊँ यहाँ पर, तो मैं 2/1 कर रहा हूँ, 2/1। तो लेफ्ट हैंड साइड, इस वाली साइड, दोनों का आपस में कर देते हैं डिवाइड। तो GM/R + H, नीचे डिवाइड करूँगा GM, ये जाएगा ऊपर, तो R + H का होल स्क्वायर, इक्वल टू, इधर कितनी वैल्यू आएगी, 5.7 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, GM से GM कट जाएगा, R + H से R + H, तो R + H की जो वैल्यू आएगी, आ जाएगी, वो आ जाएगी 5.7/6 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, आपको एच हाइट की वैल्यू चाहिए थी और आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर, या फिर मैं बोलूँ 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, प्लस एच इक्वल टू 5.7/6 इंटू 10⁻⁷। तो क्या यहाँ से एच की वैल्यू निकाल सकते हो आप मीटर में? बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं यार, क्योंकि ये वैल्यू कितनी हो गई, 6.4 इंटू 10⁻⁵। यदि 6400 इंटू 10⁻³ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 6.4 इंटू 10⁻⁵। ठीक है बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ 6.4 इंटू 10⁻⁵, 6.4 इंटू 10⁻⁵। तो इसको इधर ले जाना बच्चों और दोनों को माइनस कर देना, तो आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी। एनी डाउट? थोड़ा और अप्रोक्सीमेशन कर लेना, आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी। ओके।
जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं जी। डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाई। तो देखो 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 बच्चों, ई जो प्रोपोर्शनल है, ई जो प्रोपोर्शनल होती है भाई, वो -r के होती है जब अपन अर्थ के अंदर होते हैं। अर्थ क्या है? एक सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए जब मैंने ई का वेरिएशन बताया था, तो सेंटर से लेके सरफेस तक ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -r के। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -r के। और जैसे ही आप सरफेस पर आ जाओगे और सरफेस से बाहर जाओगे तो ई प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, लेकिन माइनस साइन के साथ। 1/r² के माइनस साइन के साथ। तो इसका यदि मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो दोस्तों क्या ग्राफ पहले स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, कहाँ तक? सरफेस तक। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि ये -r पे डिपेंड होती है। उसके बाद में ग्राफ कैसा है? r² पे डिपेंड है, r² पे डिपेंडेंट हो रहा है माइनस साइन के साथ। तो देखो क्या यही ग्राफ बनेगा? ये E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ, और ये है E इज प्रोपोर्शनल टू r। तो सरफेस के अंदर, मतलब सरफेस के सेंटर से लेके और सरफेस तक, सेंटर से लेके सरफेस तक, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के, यदि मैग्नीट्यूड वाइज बात करूँ सिर्फ। यदि सिर्फ, अच्छा, यदि वो आपसे ये ग्राफ पूछे था कि आप माइनस साइन को कंसीडर ना करके सिर्फ मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ कैसा बनता? ऐसा बनता। ठीक है, ऐसा बनता। ठीक है, ऐसा भी वो आपसे पूछ सकता है यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती। ई और आर का ये ग्राफ बनता, क्योंकि सरफेस के अंदर तक तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, और जैसे ही सरफेस से बाहर निकलते हैं ई प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/r² के। मतलब सरफेस से बाहर जाने पे आर जैसे जैसे बढ़ेगा ई की वैल्यू कम होती जाती है और r² के करस्पॉन्डिंग कम होती जाती है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। और अंदर जो ई की वैल्यू होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर के, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। यदि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता तब ऐसा ग्राफ बनता, लेकिन विद साइन जब बात कर देगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा। अंदर स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ग्राफ तो, लेकिन क्योंकि माइनस साइन के साथ है तो नीचे की ओर जाता हुआ। फिर बाद में भी देखो r² के अकॉर्डिंग ही कर्व बनेगा, लेकिन माइनस साइन है तो ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन। समझ गए आप? ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Infinite number of bodies, each of mass 2 kg, are situated on x distance at, okay, infinite number of bodies है भाई, infinite number of bodies है। ईच ऑफ मास, हर एक का मास 2 kg है, और वो एक्स एक्सिस पे कैसे सिचुएटेड है? एक यहाँ से 1 मीटर दूर है पहली बॉडी, दूसरी बॉडी यहाँ से 2 मीटर दूर है, तीसरी बॉडी यहाँ से 3 मीटर दूर है, फोर्थ बॉडी यहाँ से 4 मीटर दूर है, ऐसे। और हर एक का मास कितना है भाई? 2 kg। यहाँ पर भी 2 kg सिचुएटेड है, यहाँ पर भी 2 kg सिचुएटेड है, यहाँ पर भी 2 kg सिचुएटेड है। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट तक है। फ्रॉम ओरिजिन द रिजल्टेंट ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट ओरिजिन। इन सब मास की वजह से, सारे के सारे मास की वजह से आपको क्या बताना है? इस ओरिजिन पे पोटेंशियल की वैल्यू बताना है। तो इस पहले मास की वजह से बताओ, पहले मास की वजह से बताओ कि वो पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा। तो -gm/r, -g, मास कितना है 2, अपॉन यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है 1। इस वाले 2 वाले की वजह से बताओ, तो 2 वाले की वजह से ओरिजिन पे कितना हो जाएगा? -g, इसका मास भी यही, लेकिन इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से 2। ऐसे ही 3 वाले की वजह से ओरिजिन पे देखना है तो -g, उसका भी मास सेम है लेकिन डिस्टेंस 3 है। ऐसे ही 4th वाले की वजह से ओरिजिन पे देखना है तो -g, उसका भी मास ये है लेकिन डिस्टेंस ये। तो सबकी वजह से यदि देखना है तो डायरेक्टली सबको ऐड कर सकता हूँ। सबकी वजह से मुझे ओरिजिन पे चाहिए तो डायरेक्टली सबको ऐड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो है एक कैसी क्वांटिटी होती है, v जो है अपनी, v जो है वो कैसी क्वांटिटी होती है प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे बच्चों? दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो -g2/r, -g2/2, -g2/3, -g2/4 अप टू इनफाइनाइट। यहाँ से -g/2 यदि मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? 1 + 1/2, 1, अरे रे 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 3 नहीं है, 1 2 4 8 ऐसा है। 1 2 फिर 4 फिर 8। अच्छा जी, अच्छा। तो यहाँ पर 1 2 फिर 4 8 फिर 16 ऐसे चल रहा है। 1 2 फिर 4 फिर 8 फिर ऐसे आएगा, फिर 32, ऐसा करके इनफाइनाइट तक चल रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर ले ली -g/2। अब मुझे चाहिए इसको सम करना है इनफाइनाइट। तो दोस्तों आपको जीपी, एपी जीपी दो चीज़ें होती हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन,
जिसमें डिफरेंस सेम रहता है। जैसे मैं 1 के बाद 2 ले, सॉरी ऐसा इजी हो जाएगा, मैं लेता हूँ 10, 10 के बाद लेता हूँ 13, 13 के बाद लेता हूँ 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 24, ऐसे। तो हर एक के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 का। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यदि रेशो सेम हो, जैसे पहली वैल्यू 4 है, फिर 2 है, फिर 4 आ जाए, फिर 8 आ जाए, फिर 16 आ जाए, फिर 32 आ जाए, यदि ऐसे चलता जाए तो इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है यहाँ पर? ए यहाँ पर होता है इसका फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है? 2 अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या होता है भाई? आर ये होता है, आर ये होता है, आर होता है इनकी रेशो, क्योंकि रेशो सेम है ना। तो यहाँ पर रेशो कितना हो जाएगा? 4/2 2 हो जाएगा। इसका रेशो कितना हो जाएगा? 8/4 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी रेशो 2, मतलब रेशो होता है, आर रेशो होता है और ए फर्स्ट टर्म होती है। तो इस वाली टर्म का, इस वाली का क्या वो आ जाएगा अपना समीशन, माइनस जी इंटू 2 तो बाहर है, और अंदर वाली टर्म का समीशन हो जाएगा ए, मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 अपॉन ए अपॉन 1 माइनस आर। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1/2। देख सकते हो ना, हर एक में इस वाले और इस वाले का रेशियो कितना है? 1/2। इसका रेशियो 1/2, इसका रेशियो 1/2, इसका 1/2, इसका 1/2। तो 1/2 यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो फिर माइनस जी इंटू 2 तो है ही, और ये अपना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2। तो 2 ऊपर जाएगा, तो इसका जो टोटल आ जाएगा माइनस जी इंटू 4, माइनस जी इंटू 4। तो इसका जो आंसर है -4g है, -4g इसका आंसर है। मतलब टोटल जितने भी मास हैं वो ओरिजिन पे कितना ग्रेविटेशन फील्ड जनरेट करेंगे? -4 इंटू जी। Any doubt? No doubt, sir. We do not have any doubt. We are very, very intelligent people. Yes, yes. I can consider. Yes, that you are very intelligent. Next question है, a body of mass m taken from Earth surface to height equal to twice the radius of Earth. Okay, एक बॉडी है जिसका मास m है। ओके ठीक है, इसको अर्थ की सरफेस से एक हाइट पर लेके जाया जाता है। कितनी हाइट पर? जो h की वैल्यू है अर्थ की रेडियस की दोगुनी है, ऐसा इसने बोला है। द CHA इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी विल बी, ये क्या है भाई? ये क्या बता? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, CH यानी चेंज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी विल बी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना चेंज आएगा? तो पहले सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं भाई। सरफेस पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? -g मास ऑफ दिस अपॉन इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर। डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं, तो ये आर हो जाएगी यहाँ पर। इस जगह पर यदि मुझे चाहिए तो -g मास ऑफ दिस इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर। आर कितनी? यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3r। ठीक है, दोनों का अपने को लेना है डिफरेंस। तो ये मैं मान लेता हूँ g@2 पोटेंशियल एनर्जी, तो PE@2, इसको मान लेता हूँ PE@1, PE@1। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है, PE2 माइनस PE1। तो 2 पर कितनी है? -g m कैपिटल M अपॉन 3r। इस जगह पे कितनी हो जाएगी? -g m अपॉन r। ठीक है, ये माइनस माइनस इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। समझ रहे हो आप कैसे मैंने किया? ये हो जाएगा ये, तो -g, ठीक है। ये यहाँ पे कुल मिला के क्या बचा? 1 माइनस 1/3। यदि मैं इसमें से भाई g m कैपिटल M अपॉन r यदि कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? 1 माइनस 1/3। समझ रहे हो कैसे लिख दिया मैंने? इस पास -1/3 को पीछे लिख दिया और इसको 1 को आगे रख दिया। ये कितना हो जाएगा? 2/3। 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3। तो ये 2/3 g कैपिटल M को इसके साथ लिखता हूँ, छोटा m इधर और r। ये वैल्यू है, लेकिन आंसर इस फॉर्म में दे नहीं रखा। समस्या ये है, वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का यूज़ किया, मतलब जी का। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका जो फॉर्मूला होता है Gm/r² होता है अकॉर्डिंग टू शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ से g इंटू कैपिटल M की वैल्यू Gr² आ जाएगी। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 2/3 की जगह 2/3 और Gm की जगह Gr² इंटू छोटा m तो रहेगा ही, r से एक r कट जाएगा दोस्तों, तो ये यहाँ से कट जाएगा। आपके पास जो वैल्यू आएगी 2/3 mgr, 2/3 mgr। ये डिफरेंस है पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 1 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है? 2/3 mgr। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर।
अ पार्टिकल ऑफ मास m, ओके, एक पार्टिकल है जिसका मास कैपिटल m है, सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर सेल। स्फेरिकल सेल का मतलब होता है हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर के सेंटर पर एक मास सिचुएटेड है जिसकी वैल्यू है कैपिटल m, ठीक है। ऑफ सेम मास, अच्छा, जित सेल का मास भी कैपिटल एम है और यहाँ पर एक सिचुएटेड मास है उसका भी कैपिटल एम है, और सेल की जो रेडियस है वो है ए। समझ रहे हो आप ये क्या कहना चाह रहा है कि सेल का जो मास है, जो सेल मतलब हॉलो स्फीयर का मास भी कैपिटल एम है और इसके सेंटर पे एक कैपिटल एम मास का एक पॉइंट रखा हुआ है, पार्टिकल रखा हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल, तो आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है एट a/2 डिस्टेंस, अच्छा ये n/2 नहीं, ये a/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो आपको सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर, सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू बतानी। तो भाई यहाँ पर पोटेंशियल होगा दो चीज़ों की वजह से, एक तो होगा इस हॉलो स्फीयर की वजह से, तो हॉलो स्फीयर की वजह से जो अंदर पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है -gm अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर। ये कहाँ से आती है सर, इसका मैं डायरीवेशन भी करा चुका हूँ आपको कि जब बाहर जाओगे, यदि आप इस सेल से बाहर होते तो वैल्यू होती -g कैपिटल M अपॉन ये R, मतलब R मतलब सेंटर से डिस्टेंस, लेकिन और सरफेस पे कितनी होती है, जो स्मॉल r की वैल्यू रेडियस के इक्वल हो जाती है, लेकिन अब सेल के अंदर कहीं भी जाओगे तो वो वैल्यू कितनी होती है -gm अपॉन कैपिटल, मतलब जितनी सरफेस पर है उतनी ही अंदर हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू रहती है। लेकिन फील्ड के लिए नहीं ऐसा होता, फील्ड अंदर जाने पे यदि हॉलो स्फीयर के अंदर जाओगे तो फील्ड की वैल्यू तो जीरो हो जाती है, लेकिन पोटेंशियल उतना ही रहता है जितना सरफेस पे आ गया। जितनी वैल्यू सरफेस पे आ गई अब अंदर जाने पे ना तो कम होगी ना ज़्यादा होगी, इतनी ही रहेगी। तो सेल की वजह से a/2 डिस्टेंस हो या कितनी भी डिस्टेंस हो, वो तो वैल्यू अपनी gm अपॉन इसकी रेडियस a दे रखी है, ठीक है, सेल की वजह से आएगा। अब छोटे से मास की वजह से, जो छोटा मास नहीं है ये कैपिटल एम मास है, इस मास की वजह से भी इस जगह पे कोई फील्ड होगा, और मास की वजह से किसी जगह पे जो फील्ड होता है gm अपॉन r, मतलब किस जगह पे अपन फील्ड निकालना चाह रहे हैं उसकी उस मास से डिस्टेंस, तो यहाँ पर उसकी वजह से डिस्टेंस कितनी है a/2, तो -gm अपॉन a/2, तो दोनों को बस ऐड कर दो, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। मतलब जो सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी की ग्रेविटेशन पोटेंशियल की टोटल वैल्यू क्या होगी, एक तो सेल की वजह से एक उस मास की वजह से, दोनों को ऐड कर देना, यही आपके लिए वैल्यू हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, ये दोनों क्वेश्चन है ना 44 और 45 दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन एक में क्या दिया था, एक में उसने ये पूछ लिया था कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ, इस जगह पे मैग्नीट्यूड बताओ, तो आपको ऐड कर देना है दोनों को। भाई देखो ऐड कर ही देता हूँ, एक में तो आंसर देखो -2gm/a, दोनों को जब ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी -3gm/a, तो एक में तो माइनस के साथ आंसर था, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस के साथ आंसर देना। लेकिन एक दूसरे में क्या पूछा, इसका मैग्नीट्यूड बताओ कि इस वाले पॉइंट पर इसकी वैल्यू की मैग्नीट्यूड, कोई बात नहीं, माइनस साइन हटाना है, बस 3gm/r आंसर देना है, बस दोनों में यही डिफरेंस था, एक में माइनस साइन के साथ दिया था, एक में सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ लिया, तो आपको बताइए कि माइनस साइन हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए सैटेलाइट, ओके, फॉर ए सैटेलाइट, देखो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ। एक सैटेलाइट है जो कि मूव कर रहा है अर्थ की ऑर्बिट में, ठीक है, अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट मूव कर रहा है। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इस, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा आपसे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या पूछा, रेशियो। तो आपको आपको पता है जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट होता है उसमें सैटेलाइट की वेलोसिटी होती है √g कैपिटल M अपॉन R, gm/r, r उस सैटेलाइट की डिस्टेंस होती है कहाँ से, अर्थ के सेंटर से। जैसे अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे, तो अर्थ के सेंटर से और उस सैटेलाइट तक की डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ स्मॉल r है, तो इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो होती है √gm/R। कैपिटल R समझ रहे हो, यहाँ से अर्थ के सेंटर से उस सैटेलाइट तक की हाइट होती है, उस सैटेलाइट तक की डिस्टेंस होती है, मैं बोलूँ। अच्छा जी, इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं, इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो -g सैटेलाइट का मास और अर्थ का मास अपॉन r सैटेलाइट की डिस्टेंस कहाँ से, अर्थ के सेंटर से, ओके, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो होगी हाफ मास ऑफ दिस सैटेलाइट इंटू v², तो v अपने को पता है सैटेलाइट की कितनी है, g √gm/r,
यहाँ पर जो m है ना वो अर्थ का मास है, और यहाँ पे जो g तो आप समझते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, r यहाँ से डिस्टेंस, तो इसका स्क्वायर जब करोगे तो सिर्फ अंडर रूट हट जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी आप देखो कितनी है, -Gm/m/r, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है दोस्तों, ½ Gm/m/r। टोटल एनर्जी, ये मैंने टोटल एनर्जी लिखी है इसकी, ये जो लिखी है अभी यहाँ पर, ये टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आएगी, दोनों को ऐड करोगे, ये कितना है, इसमें से Gm/m/r यदि मैं कॉमन ले लूँ, प्यारे प्यारे दोस्तों, यदि मैं ये कॉमन ले लूँ, बचेगा कितना, यहाँ पर -1, यहाँ पे +½ एक -1 में जब +½ जोड़ोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, -½ तो टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, -mGm/m/r। तो दोस्तों देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही, -Gm/m/2r। तो यहाँ से रिलेशन देखो, रिलेशन देख लो आप पहले एक बार। जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोगुनी है किसकी, टोटल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, Gmm/r, लेकिन टोटल एनर्जी कितनी है, -Gmm/2r। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स है, पोटेंशियल 2 टाइम्स है ना। यदि मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं टोटल एनर्जी में, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी ना पोटेंशियल एनर्जी की। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी दोगुनी होती है टोटल एनर्जी की। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी देखो आधी है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, हाफ है ना ये। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आधी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आधी होती है पोटेंशियल एनर्जी की। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको सब पता चलेगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो काइनेटिक एनर्जी और इसमें क्या रिलेशन है, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी आधी, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव दिख रही है ना, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव है। तो ये हो जाएगी नेगेटिव साइन के साथ यदि लिखोगे तो इनमें ये रिलेशन होगा, ठीक है। तो आप किसी में भी रिलेशन देख सकते हो। जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की आधी है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आधी। तो यहाँ से आपको अभी किसी का भी रेशो पूछे आप इजीली रेशो निकाल दोगे। यहाँ पर फिलहाल आपसे क्वेश्चन में किस किस का रेशो पूछा है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये रही आपकी काइनेटिक एनर्जी और ये रही आपके पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी का रेशो जो होगा वो आएगा -1/2। समझ रहे हो कैसे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कितनी, ½ Gmm/r। तो ये वाली टर्म तो कॉमन है, ये तो कट होनी है। तो ये इधर ऊपर काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2 और नीचे आएगा -1, तो इनका रेशो -1/2। यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो मॉड ले लेना, तो 1/2 हो जाएगा इनका रेशो। समझ रहे हो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस। ओके, एक मास m की बॉडी है जो अर्थ की सरफेस पर रखी हुई है। मैंने कहा ठीक है भाई रख दो। विच इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हाइट h = 3r। इसको अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे ले जाया जा रहा है, 3r। r यहाँ पर अर्थ की रेडियस है। मैंने कहा ठीक है ले जाओ। देन चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके कोई दिक्कत नहीं, इस जगह पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -g, इसका मास अर्थ का मास अपॉन ये। ओके, इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, -Gm/m अपॉन r। r हमेशा डिस्टेंस लेते हैं अर्थ के सेंटर से, तो ये 4r। अब दोनों को सिर्फ घटा लेना भाई। आपको इसको मैं ले लेता हूँ Pe2 और इसको मैं ले लेता हूँ Pe1। तो सिर्फ आपको Pe2 - Pe1 करना है, Pe2 - Pe1 करना है बस। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या खेल खेल देगा आपके साथ, Gm की जगह ज़्यादा से ज़्यादा Gm की फॉर्म में आंसर ना देके Gm की जगह GR² पुट कर देगा, बस ये कर देना आप। यदि G की फॉर्म में हो आंसर तो Gm की जगह GR² पुट कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लानट इज मूविंग इन ए एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। एक प्लानट है जो अर्थ के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। आप अपन जानते हैं अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ कि जो सन होता है वो किसी एक फोकस पे होता है, ठीक है। इफ टोटल TVEL स्टैंड्स रेस्पेक्टिवली फॉर इट्स काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जो T है वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। जो V है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल हो जाएगा। एंड E जो है वो टोटल एनर्जी है, ठीक है। एंड L है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम है V। इसने बता दिया रेस्पेक्टिवली, तो L एंगुलर मोमेंटम है AM। देन अबाउट द सेंटर ऑफ फोर्स, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको चारों में से कोई एक करेक्ट बताना। तो चार ऑप्शन मैं बताता हूँ। यहाँ पे उसने पूछा था क्या टोटल एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, फर्स्ट ऑप्शन ये था। क्या काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो बिल्कुल नहीं रहेगी भाई। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी प्लानट की हाफ एम वी स्क्वायर, मास तो उसका फिक्स रहेगा, किसी प्लानट जो सन के अराउंड जैसे मूव कर रहा है उसका मास तो फिक्स है, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। यदि वो सन के पास होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, सन से दूर जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो यदि वेलोसिटी वेरी कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करेगी, वो कंजर्व नहीं रहेगी। ठीक है, पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा जो ऑप्शन था वो ये था, V इज ऑलवेज पॉजिटिव, जहाँ पर V क्या है अपनी, V क्या है यहाँ पर टोटल एनर्जी, वो V क्या है यहाँ पर टोटल एनर्जी। क्या टोटल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, V यहाँ पर टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। टोटल एनर्जी यदि पॉजिटिव हो गई, यदि टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो गई तो ये जो प्लानेट है वो अर्थ सन के आसपास मूव नहीं करेगा, ये कहाँ चला जाएगा भाई, ये यहाँ से एस्केप कर जाएगा। क्योंकि टोटल एनर्जी जब नेगेटिव होती है तभी वहाँ पे बाउंड मोशन होता है। यदि टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है तभी वहाँ पे बाउंड मोशन होता है। यदि वो टोटल एनर्जी जीरो हो गई या पॉजिटिव हो गई तो ये इन्फाइनाइट पे चला जाएगा। मतलब टोटल एनर्जी तो भाई इसकी कभी भी पॉजिटिव को या जीरो भी नहीं हो सकती, जीरो भी होगी तो भी यहाँ से भाग जाएगा, एस्केप कर जाएगा। सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट। ई इज ऑलवेज नेगेटिव, ई इज ऑलवेज नेगेटिव, ई यहाँ पर है क्या, ई यहाँ पर है क्या, ई यहाँ पर है टोटल एनर्जी। ठीक है, ई यहाँ पर है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो दोस्तों टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें सेकंड ऑप्शन ये था कि टोटल एनर्जी पॉजिटिव होगी तो नहीं हो सकती, लेकिन टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी। यदि टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी तो ये बाउंड मोशन करेगा, अदरवाइज तो यहाँ से यदि टोटल एनर्जी जीरो हो गई या तो फिर पॉजिटिव में हो गई तो यहाँ से इसको छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि ये इसने बताया कि जो सन के अराउंड मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये बाउंडेड मोशन है, बाउंडेड मोशन है तो टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन भी था, एल इज कंजर्व बट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एल चेंजेस कंटिन्यूसली। अच्छा, यहाँ पर इसने बोला है कि एल इज कंजर्व, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, तो इसका डेरिवेशन कर चुके हैं अपन, इम्तिहान क्या बोलते हैं इसको, इम्तिहान से जो भी बोलते हैं इसको मुझे पता नहीं, पर बड़े आराम से धैर्य से इसका अपन डेरिवेशन कर चुके हैं, जहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ यस एल इज कंजर्व, एल इज कंजर्व। और एल कंजर्व मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब यही होता है कि भाई उसका मैग्नीट्यूड भी कंजर्व है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी कंजर्व है। तो दोनों ही चीज़ कंजर्व रहती हैं। तो इसने बोला कि डायरेक्शन चेंज होगी, यदि डायरेक्शन चेंज होगी तो आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि, ऐसा बोल ही नहीं सकते कि वो क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, यदि उसके बारे में बोला है कि वो कंजर्व रह रही है मतलब कांस्टेंट रह रही है, तो इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे ये वाली बात गलत हो जाएगी कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होगी तो मोमेंटम कंजर्व कैसे बोलोगे यार, कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कंजर्व या कांस्टेंट रहना तभी बोल सकते हो आप कि उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे और उसके मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे। तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, सिर्फ थर्ड ऑप्शन सही है कि इसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, एक सैटेलाइट है वो जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ मूव कर रहा है विद टाइम पीरियड टी। ओके, इफ डी इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन आपको ये चीज़ बतानी थी 3π/GD की क्या वैल्यू होगी, 3π/GD की वैल्यू क्या होगी दोस्तों। टी का क्या आप फॉर्मूला जानते हो, 2π, 2π, देखो एक सैटेलाइट है जो अर्थ के बहुत करीब मूव कर रही, बहुत करीब, बहुत करीब यार, ये इसको मानते हैं, ये रेडियस है यहाँ तक हो गई है रेडियस, ये एच है, लेकिन एच की वैल्यू बहुत ही कम है आर से, क्योंकि इसने बोला है ना कि सैटेलाइट जो है अर्थ की सरफेस के बहुत पास में मूव कर रही है, तो एच बहुत कम है, एच बहुत कम है मतलब एच की वैल्यू को नेग्लिजिबल मान सकते हैं अपन। तो 2πr में क्या होता है, आर यहाँ से सेंटर से लेके सैटेलाइट तक की डिस्टेंस होती है, लेकिन क्योंकि ये एच नेग्लिजिबल है, एच नेग्लिजिबल है, हालांकि आर को क्या लिख सकते हैं अपन, आर प्लस एच, लेकिन जो एच की वैल्यू इसने बोल दी नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पर 2πr लिख सकता हूँ मैं ऊपर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगी अपनी 2πr, मतलब ये टोटल ये डिस्टेंस हो जाएगी अपॉन, ये तो हो जाएगी ये डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी होती है, √gm/r, आर स्मॉल आर होती है, लेकिन इसने बता दिया अर्थ के सरफेस के बहुत पास में, तो क्या ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ।
तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2πr⁴ अपॉन √gm, यही वैल्यू आएगी। यदि मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लूँ तो टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4π² r⁴ अपॉन gm अपॉन g/m, ठीक है, g/m। ओके, मास की बात करें, अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ की डेंसिटी इंटू अर्थ का वॉल्यूम 4/3πr³। मास कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इसने दे रखी है d अर्थ की, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3πr³, क्योंकि अर्थ क्या है, एक सॉलिड स्फीयर, सॉलिड गोला है। तो यहाँ से टी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4π² इंटू r² अपॉन जी इंटू एम की जगह वैल्यू पुट करोगे 4/3πr³ इंटू डी इसकी डेंसिटी, ठीक है। 4π से 4π चला जाएगा, 4π से 4π चला जाएगा, तो 1π चला जाएगा ऊपर से, 1π तो बच ही जाएगा तब भी, तो 4π से 4π चला गया भाई, ऊपर 3 जाएगा, ऊपर 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 चला गया ऊपर, r² ऊपर है, नीचे r³ है, तो ये r² तो चला जाएगा, नीचे एक r बचेगा सिर्फ, ठीक है, समझ गया, तो नीचे एक r बचा, ठीक है जी, ठीक है। तो 3π अपॉन GD की वैल्यू पूछी थी आपसे, 3π अपॉन GD की वैल्यू पूछी थी आपसे, 3π अपॉन GD की वैल्यू पूछी थी आपसे। नीचे अच्छा 4/3πr³ था ना नीचे, तो r वाली तो पूरी टर्म गायब हो जाएगी, r वाली तो पूरी टर्म गायब हो जाएगी, क्योंकि क्यूब है ना, नीचे भी क्यूब ऊपर भी क्यूब, तो ये टर्म तो गायब हो जाएगी। तो आपको 3 अपॉन GD की वैल्यू आ जाएगी t², तो आपका ये आंसर हो जाएगा t² आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, escape velocity of a body on the earth surface is 11.2 km/s। अच्छा, इतनी होती है escape velocity। if same body is projected upward with इतनी velocity, the velocity of this body at infinite distance from center of earth। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इसमें कॉन्सेप्ट लगेंगे। जब अपन ने escape velocity का डेरिवेशन किया था बच्चों, escape velocity का जो डेरिवेशन किया था, तो अपन ने क्या किया था कि KI + UI = KF + UF। कब बोलते थे कि कोई बॉडी स्केप करेगी, जब वो इन्फाइनाइट पे चली जाए, मतलब फाइनली कहाँ पे पहुँच जाए, इन्फाइनाइट पे। तो इनिशियली के आई मतलब यहाँ पर कितनी वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा बता दिया 12m × v मतलब 22.4², ये है, आपने इतनी वेलोसिटी से स्केप किया, प्लस UI यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, -g m अपॉन r,